वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग यूपी टीलर थर्ड सेमेस्टर के लिए समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है परामर्श। तो परामर्श का अर्थ होता है पूछताछ करना। तो इसकी परिभाषा देखेंगे किसके अनुसार है, मायर्स के अनुसार परिभाषा दी गई हुई है। परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और वेबस्टर के अनुसार है इन्होंने 3 तत्वों को एक मत में स्वीकार किया है। समस्या से घिरा हुआ व्यक्ति, वह व्यक्ति, और दूसरा है वह व्यक्ति जो समस्या समाधान में सहायता प्रदान करता है, परामर्शदाता कहलाता है। और पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाकर पहला और दूसरा मतलब उपबोध्य और परामर्शदाता के मध्य प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप उपबोध्य में कुछ वांछनीय परिवर्तन होते हैं। तो वेबस्टर के अनुसार 3 तत्वों के मत में स्वीकार किया गया है। वेबस्टर के अनुसार ये 3 मत दिए गए हैं परामर्श की परिभाषा के। और ऊपर वाली परिभाषा है जो मायर्स के अनुसार है, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परिभाषा भी। विशेषताएं परामर्श की देख लेंगे क्या होती हैं। तो पहला विशेषता है परामर्श विकास की सामान्य समस्याओं से संबंधित होता है। परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श प्रक्रिया आमने सामने होती है। और नेक्स्ट है परामर्श में परामर्शदाता के मध्य आपसी सहयोग का संबंध होता है। तो ये हो गए परामर्श की विशेषताएं। इतने 4 पॉइंट लिख देंगे और इसकी परिभाषा लिख देंगे, अर्थ लिख देंगे, 2 नंबर के लिए सही रहेगा। और उद्देश्य हैं परामर्श के, यहाँ पे प्रार्थी को उनके सफलता के महत्व से संबंधित विषयों की जानकारी देनी चाहिए। प्रार्थी के विषय में वे सूचनाएं प्रदान करना जिनकी सहायता से उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये थे परामर्श के उद्देश्य। थर्ड पॉइंट है प्रार्थी को अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की योजना बनाने में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र को शैक्षिक एवं व्यवसायिक चयन में योजना बनाने में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है परामर्श का अर्थ देख लेंगे। परामर्श इस शब्द का संबंध दो व्यक्तियों से होता है। पहला होता है परामर्शदाता, दूसरा होता है परामर्श प्रार्थी। परामर्श लेने वाले कुछ विशेष समस्याएं होती हैं। जो परामर्श लेता है उसको कुछ विशेष समस्याएं होती हैं जिनको वह स्वयं पूर्ण नहीं कर पाता। उसके समाधान के लिए एक विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता की महसूस करता है। यही राय परामर्श कहलाता है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन के लिए किसी की आवश्यकता होती है, किसी विशेष व्यक्ति की, और वो उसको जो राय देता है उसे ही परामर्श कहा जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन और परामर्श में अंतर जरूर आता है 2 नंबर में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निर्देशन को मार्गदर्शन कहते हैं, परामर्श को राय कहते हैं, याद रखिएगा। पहला निर्देशन में पॉइंट देख लेंगे। ये इस प्रकार के इधर वाले हैं जो निर्देशन के हैं, ये वाले परामर्श के हैं। एक प्रकार की सलाह होती है जो छात्र को उसके अच्छे करियर के लिए दी जाती है। परामर्श में यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दुखी व्यक्ति की समस्या सुनकर उसे उचित राय व समस्या को सुलझाने का मार्ग दिखाया जाता है। तो इसमें है जो छात्र को सलाह दी जाएगी जो कि उसके करियर के लिए होती है, और परामर्श किसी कोई दुखी व्यक्ति उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए राय दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह बौद्धिक पहलू पर अधिक बल देता है। जो निर्देशन होता है वो बौद्धिक पहलू पर अधिक बल देता है, और जो परामर्श है वो संवेगात्मक पहलू पर अधिक बल देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक और बहिर्मुखी होता है। निर्देशन है जो व्यापक होता है और बहिर्मुखी होता है। परामर्श गहराई में और अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन एक अच्छा तरीका है लक्ष्य को पाने का। अगर किसी छात्र को अच्छा निर्देशन मिलता है तो अच्छे तरीके से अपने एम को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यह एक अच्छा तरीका है समस्या का सही समाधान पाने का परामर्श में। नेक्स्ट पॉइंट अधिकतर शिक्षा के लिए होता है। जो निर्देशन होता है अधिकतर शिक्षा के लिए उपयुक्त होता है।
परामर्श लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। जो परामर्श होता है लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन में एक विशेषज्ञ होता है उसी क्षेत्र का, उसी जैसे कोई एजुकेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो उसी क्षेत्र का ही उसको व्यक्ति होगा जो विशेषज्ञ होगा। परामर्श में एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जो सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी प्रकार से छिपाने योग्य बात नहीं होती है, इसमें सामूहिक तौर पर सलाह दी जाती है। निर्देशन में कोई बात छिपाने योग्य नहीं होती है, ये सामूहिक तौर पर सलाह दी जाती है। और परामर्श में हो जाता है सलाह और बात दोनों गोपनीयता के साथ होती है। जैसे एजुकेशन में काउंसलिंग होती है किसी बच्चे की, तो उसमें जो काउंसलर होता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है या फिर वो सब सामूहिक रूप से सलाह देता है। और परामर्श में जैसे डॉक्टर है, किसी को कोई भी बीमारी है तो उसको जो परामर्श देगा वो सबके साथ साझा नहीं करता है। तो ये थे परामर्श और निर्देशन के बीच में अंतर। आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके बीच में लिखिएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक है परामर्श विभाग। तो परामर्श के लिए कौन कौन से विभाग हैं ये बताए गए हैं। तो पहला है मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद, दूसरा है मंडली मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण क्षेत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। तो ये थे परामर्श के विभाग। जो पहला विभाग दिया है मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद, इसके बारे में देख लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आता है। आचार्य नरेंद्र देव की समिति की संस्तुति के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 1947 में इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई। तो मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब की गई थी? 1947 में इलाहाबाद में, और आचार्य नरेंद्र देव की समिति की संस्तुति के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में भी आता है और इलाहाबाद जैसे ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मनोविज्ञानशाला कहाँ है। यह पहला अवसर था जब एनसीईआरटी ने राज्य सरकार विद्यालय जाने वाले छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में रुचि प्रकट की थी। जो मनोविज्ञानशाला है उसके उद्देश्य देख लेंगे। तो उसका उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक प्रयोग तथा अनुसंधान करना, सेवा योजकों के चयन में मनोवैज्ञानिक सहायता तथा परामर्श प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना। जो मनोविज्ञानशाला है इलाहाबाद का, उसका कार्य देख लेंगे। कार्य में है, पहला है निर्देशन, और निर्देशन कितने प्रकार का होता है? शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिक निर्देशन, व्यावसायिक और बाल निर्देशन। तो इतने प्रकार के निर्देशन है जो करता है मनोविज्ञानशाला। प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है इसमें? तो इसमें प्रशिक्षण है जो एक होता है भाटिया प्रशिक्षण, दूसरा है रोसा शाही धब्बा परीक्षण, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आता है रोसा शाही धब्बा परीक्षण के बारे में। ठीक है, तो इसी में होता है ये। सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है, तीसरा नंबर है, एक सप्ताह का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चयन कार्य है जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करता है। जो विज्ञानशाला होती है जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का भी आयोजन करता है। तो ये थे इसके कार्य। अब देख लेंगे मंडली विज्ञान केंद्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो मंडली विज्ञान केंद्र, पहले मनोविज्ञानशाला था, मंडली मनोविज्ञान केंद्र है। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश ने अपनी सेवाओं को सर्वसुलभ एवं सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए मंडल स्तर पर मनोविज्ञान केंद्र को स्थापित किया है। तो मनोविज्ञान केंद्र को किसने स्थापित किया है? मनोविज्ञानशाला ने। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश ने अपने 10 मंडल में कौन कौन से हैं? मेरठ है, आगरा है, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 मंडलों को प्रारंभ में प्रारंभ किया था। तो ये 10 मंडल हैं, उत्तराखंड के 2 मंडल हैं। मनोविज्ञान केंद्र के मनोचिकित्सक छात्रों का अध्ययन करने के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखते हैं।
तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का ध्यान रखते हैं कि, और दूसरा है अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता का भी ध्यान रखते हैं। नंबर 3 है शारीरिक एवं मानसिक विकास, और नंबर 4 है सामाजिक एवं सामूहिक विकास, भाषा एवं अधिगम स्तर। इन बातों का ये ध्यान रखते हैं। कार्य देख लेंगे। ये मंडली मनोविज्ञान केंद्र के कार्य हैं। निर्देशन करता है शैक्षिक वाला, प्रशिक्षण है और शोध कार्य और परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण भी ये करता है। नेक्स्ट है जिला चिकित्सालय। तो जिला चिकित्सालय के बारे में पढ़ लेंगे। जिला चिकित्सा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति के विशेष आवश्यकता वाले बालकों का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं तथा छात्र, अभिभावक, शिक्षक आदि को आवश्यक परामर्श सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जिला चिकित्सालय द्वारा किए जाने वाले रोगों का निदान। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके द्वारा कौन कौन से रोगों का निदान किया जाता है वो लिखा है। श्रवण दोष, वाक दोष, दृष्टि दोष, अस्थि दोष, चर्म रोग और आनुवंशिक, यही लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जुकाम, बुखार, सर्दी ये मत लिखिएगा, ये अलग से पॉइंट है। जिला चिकित्सालय के 1987 से सभी जिलों में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। कब किया गया था? 1987 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1973 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा की गई थी। दिसंबर 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम संसद में पारित कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह शिक्षक शिक्षा की केंद्रीय नियंत्रण संस्था है। अब डाइट की संरचना देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है डाइट के बारे में। डाइट की संरचना के बारे में एक अकादमिक होता है, स्नातक वेतन क्रम होता है और गैर अकादमिक होता है। अकादमिक में क्या होगा? प्राचार्य 1 होता है, उप प्राचार्य 1 होता है और वरिष्ठ प्रवक्ता 6 होते हैं और प्रवक्ता 17 होते हैं। स्नातक वेतन क्रम में क्या होता है? सांख्यिकी कार्य 1 होता है, कार्य अनुभव अधीक्षक 1 होता है, तकनीक सहायक 1 होता है। और गैर अकादमिक कौन होते हैं? एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, कार्यालयाधीश होता है, लिपिक 10 होते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। तो ये थी डाइट की संरचना। ठीक है, अच्छे से इसको बना लीजिएगा, ऐसे ही बना के आइएगा और थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा बस। तो बालकों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मनोविज्ञान विभाग होते हैं जो छात्रों एवं शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने का कार्य करते हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य तो अध्यापकों को प्रशिक्षण देना होता है। तो मुख्य कार्य क्या है? अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है। उद्देश्य क्या होते हैं? तो डाइट के ही उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के शैक्षिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना, शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, गांव एवं छोटे कस्बों के शिक्षा संबंधी कार्यकर्ताओं तक पाठ्यक्रम शिक्षण विधि में तकनीक अध्ययन के द्वारा विकास करना। तो ये थे डाइट के उद्देश्य। डाइट मेंटर की भूमिका। तो डाइट मेंटर की भूमिका क्या होती है वो देख लेंगे। बीआरसी की मासिक बैठकों में प्रतिभाग करना, अकादमिक पौर डिपार्टमेंट की बैठक करना, प्रति शिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करना, विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के कार्यों के कार्य के तरीकों की समीक्षा करना, बच्चों तथा शिक्षकों का सीधी सहायता करना। तो ये थे डाइट मेंटर की भूमिका। अब है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। पर्यवेक्षण किसे कहते हैं? सुपरविजन, इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं। तो पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र के बारे में देख लेंगे। पहले परीक्षण के देख लेते हैं। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरे के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें सही एवं उचित निर्देशन प्राप्त किया जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं पर्यवेक्षण की? पर्यवेक्षण के अंतर्गत नवीन विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पर्यवेक्षण शिक्षण संस्थान के कार्यक्रमों को निश्चित करता है। पर्यवेक्षण में सीखने की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। पर्यवेक्षण एक वैज्ञानिक विधि होती है। तो ये विशेषताएं लिख देंगे बस। आवश्यकता महत्व क्या होता है पर्यवेक्षण का?
पर्यवेक्षण शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि करता है। पर्यवेक्षण का महत्व सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। पर्यवेक्षण शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति में सहायता प्रदान करता है। और पर्यवेक्षण का महत्व सामाजिक परिवर्तन के साथ शिक्षा में विकास करना होता है। तो ये थे पर्यवेक्षण के महत्व। अब निरीक्षण देख लेंगे। निरीक्षण का उद्देश्य होता है वस्तुओं की अनुरूपता के बारे में जानकारी प्रदान करना, जो नियमों, मानकों, निरीक्षण योजनाओं के रूप में हो सकते हैं। इसका मुख्य कार्य क्रिया संचालन की स्थिति को स्थापित करना होता है। उद्देश्य लिख लेंगे। शिक्षकों की त्रुटियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के अवसर देना, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना, छात्र तथा शिक्षक के कार्यों की नियमित जांच करना। ये हो गए निर्देशन के उद्देश्य। और ये दो और हैं। उचित शिक्षण विधियों का चयन करना, पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करना। ये थे निर्देशन के उद्देश्य। प्रकार लेंगे। निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो नियोजित निरीक्षण होता है और एक विशिष्ट निरीक्षण होता है। टीम निरीक्षण होता है, प्रतिक्रियाशील निरीक्षण। ये तो 4 प्रकार के निरीक्षण है। शिक्षक अध्यापक दोनों का होता है इसमें प्रतिक्रियाशील निरीक्षण में। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।